कई बार प्रेम मोहब्बत के सामने शादी के 7 फेरे भी फीके पड़ जाते हैं। शादी के पवित्र बंधन पर खून के दाग लग जाते हैं। ऐसी है ये खूनी कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें रिश्तों का खूनी खेल खेला जाता है। जिसकी लंबी उम्र के लिए वह कभी करवा चौथ व्रत रहती थी और अक्सर करवा चौथ व्रत रहा करती थी कि मेरे पति की लंबी उम्र हो। उसी ने उसकी सांसों की डोर काट दी। आखिरी वक्त में भी उसने अपनी जान बचाने के लिए जिससे मदद की गुहार लगाई, फोन पर मदद मांगी, वही सनम बेवफा निकली। अपनी बीवी को फोन कर वो गोली के घाव झेलते हुए भी मदद की आस में था कि कोई आए ना आए। उसकी बीवी जो कि उसकी जिंदगी की सलामती की दुआ हमेशा करती है, वह तो अंत समय में उसकी जान बचाने के लिए जरूर आएगी, पर वो भी मदद करने के लिए नहीं पहुंची। अगर वहां कोई पहुंचा तो वही बदमाश थे जो थोड़ी देर पहले गोली मारकर भागे थे। फिर वो बदमाश उसके ऊपर फिर से हमला करते हैं, लेकिन इस बार गोली खत्म हो चुकी थी, तो इस बार वह गोलियों से हमला नहीं करते हैं बल्कि चाकुओं से हमला करते हैं। तो चाकुओं से उस व्यक्ति के ऊपर तब तक हमला करते हैं जब तक कि उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम नहीं गई। आज की अपराध की कहानी में मैं आपको देवर भाभी के अवैध रिश्तों और पति को सुपारी किलर से मरवाने तक कि किस तरीके से पति की हत्या कराई गई, क्या क्या उसके पीछे षड्यंत्र रचा गया, इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आदाब, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं राहुल अवस्थी स्वागत करता हूं आज की हमारी अपराध की कहानी में। आज की जो हमारी मर्डर की जो रियल घटना है वह बिहार के किशनगंज की है। यह घटना 26 जुलाई की है। किशनगंज में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम पप्पू गुप्ता होता है। वह वहां के एक जो होता है मेडिकल कॉलेज जिसका नाम था माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, वह उसमें एक कर्मचारी थे। रोजाना की तरह वह ड्यूटी पर गए थे और रात को ड्यूटी से बाइक पर लौट रहे थे। और जब वह लौट रहे थे तभी एक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार बदमाश उनके लिए पहले से ही घात लगाए वहां रास्ते में उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही पप्पू वहां पहुंचे, उन्होंने उनकी बाइक को रुकवा लिया और उसके बाद उनकी गोली मार दी। गोली मारने के बाद वह लहूलुहान हो गए। उनके शरीर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था और वह मदद के लिए चीख रहे थे कि आकर कोई उनकी मदद कर दे। और थोड़ी देर बाद वह फिर शांत हो गए क्योंकि खून बहुत ज्यादा बह चुका था और उनके अंदर इतनी अब शक्ति नहीं थी कि मुंह से आवाज भी निकले, क्योंकि पास से जब गोली लगती है तो उसका घाव और ज्यादा बड़ा होता है। कुछ देर बाद वहां जो राहगीर गुजर रहे थे, जब उन्होंने उनको देखा कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, तब तो उनको एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया जहां वह नौकरी करते थे, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इस घटना की जब जानकारी उनके परिजनों को मिली, उनकी पत्नी प्रीति गुप्ता को मिली, तो वह रोते बिलखते हुए अस्पताल पहुंची। काफी देर तक वह वहां पर रोती रही, सिसकती रही और रोते रोते उसने बताया कि उसके पति की कोई किसी से बड़ी दुश्मनी भी नहीं थी। हो सकता है कि लूटपाट के इरादे से किसी ने उनके गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। और उसने यह भी बताया कि जब उनके गोली लगी थी तो घायल अवस्था में उन्होंने मेरे पास फोन भी किया था। काफी शोर हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पति क्या कह रहे हैं। इसके बाद जब वह अस्पताल पहुंची तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। प्रीति की शिकायत पर, क्योंकि प्रीति जो पति होता है उसकी पत्नी होती है, तो उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस जो है उनकी एफआईआर दर्ज कर लेती है और आगे की छानबीन शुरू करती है। और पुलिस जब अपनी छानबीन को आगे बढ़ाती है तो पता चलता है कि जो पप्पू गुप्ता होता है जिसके गोली लगी होती है, गोली मारने के बाद चाकू से उसके ऊपर कई बार हमला किया गया। ऐसे में पुलिस को शक होता है कि ये लूटपाट की घटना तो नहीं हो सकती है, क्योंकि आप लोग खुद ही समझ सकते हैं अगर कोई व्यक्ति किसी को लूटपाट के इरादे से अगर किसी को मारता है तो वह गोली मारकर उसको छोड़ भी सकता था, लेकिन उसने उसके गोली के बाद उसके ऊपर कई बार चाकुओं से भी हमला किया। तो पुलिस का शक यहाँ पर बहुत ज्यादा गहरा रहा था कि ये मामला लूटपाट का नहीं बल्कि हत्या का भी हो सकता है। इसी
नजरिए से पुलिस इस केस की पड़ताल करती है और अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। घटना स्थल के आसपास के लोगों से भी पुलिस पूछताछ करती है और वहां आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने की पुलिस कोशिश करती है। तब जब सीसीटीवी वहां फुटेज पुलिस आसपास के देखती है, तब सीसीटीवी फुटेज से निकल कर आता है कि घटना के दौरान पर वहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी खड़ी थी। एक स्कॉर्पियो गाड़ी को भी वहां पर खड़े देखा गया। अब उस स्कॉर्पियो गाड़ी के नंबर का फिर पुलिस पता लगाती है। इस नंबर के जरिए पुलिस पता करती है कि जिस व्यक्ति की वो गाड़ी थी, उसने किसी सुपारी किलर को वह गाड़ी कुछ घंटे के लिए दी थी। वह उससे मांग कर लेकर गया था, क्योंकि गाड़ियां किराए पर भी हायर हो जाती हैं। फिर पुलिस ने उस गाड़ी वाले के फोन नंबर पर कॉल किया और उसकी कॉल डिटेल निकाली, लेकिन नंबर पर संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन सर्विलांस की मदद से कई नंबरों की पुलिस ने जांच की, तब पुलिस को एक बहुत बड़ा सुराग मिला। असल में ये सुराग जो मरने वाला पप्पू गुप्ता था, उसके गांव के रिश्ते के भाई लगते थे, राजकुमार गुप्ता, जिनको राजू गुप्ता गांव में कहते थे। ये सुराग उनसे जुड़ा हुआ था। अब इसकी पड़ताल की गई, तब इस पड़ताल में जो पति होता है, जिसकी मृत्यु होती है, उसकी बेवफा पत्नी का भी नाम सामने आया। असल में जो पप्पू गुप्ता की पत्नी प्रीति थी, वही इस खूनी खेल की मास्टरमाइंड थी। शादी के कुछ समय बाद जो पप्पू गुप्ता होता है, उसका परिवार का भाई होता है, यानी जो प्रीति होता है, उसका देवर राजू गुप्ता, उसकी मुलाकात उसकी पत्नी प्रीति से हो जाती है। इसी बीच देवर राजू अपने गांव के किशनगंज जब इनके घर आया था, तब भाभी प्रीति को नर्सिंग कोर्स कराने के लिए वह एक दो बार उसको मेडिकल कॉलेज तक छोड़ने भी गया था। असल में जो पप्पू गुप्ता था, वह मेडिकल कॉलेज में एक बहुत छोटा कर्मचारी था और वह वहाँ प्लम्बरिंग का काम करता था। तो ऐसे में वह पढ़ी लिखी जो पत्नी थी, उसको नर्सिंग का कोर्स कराना चाहता था कि उसकी पत्नी भी नर्सिंग का कोर्स करके डॉक्टरी करके लोगों की मदद करेगी। उसी लिए वह उसका मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी उसने कराया था, जो पप्पू गुप्ता था, क्योंकि पति वैसे भी देखो अपनी पत्नी के लिए जो है जान न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। इसी उद्देश्य से वह अपनी पत्नी का मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराता है। उसी कॉलेज में जो प्रीति होती है, वह बीएससी नर्सिंग कर रही थी। कई बार देवर राजू उसे छोड़ने के लिए मेडिकल कॉलेज भी गया था, क्योंकि देवर था, पति का भाई था, तो कोई एतराज भी नहीं था। लेकिन बाहरी दुनिया को ये पता नहीं था कि दोनों के बीच सिर्फ देवर भाभी का ही रिश्ता नहीं था, बल्कि दोनों उस रिश्ते की डोर को भी लांघ चुके थे, जो उन दोनों के बीच बन चुके थे। दरअसल वह पति और पत्नी की तरह रहते थे, और जो देवर और भाभी का रिश्ता होता है, वह उस रिश्ते को शर्मसार कर चुके थे। इसलिए जो उसका पति था पप्पू गुप्ता, वह इन दोनों पर शक करने लगा था, क्योंकि कितना भी बचो, एक ना एक दिन तो चोरी पकड़ी जाती है। इसलिए वह अपनी पत्नी से सवाल करने लगता है, और ये जो सवाल होते हैं, वह उसकी पत्नी को सौतन की तरह चुभने लगते हैं। पत्नी को पसंद नहीं था कि उसका पति उससे सवाल करे। जब यह चुभन ज्यादा बढ़ जाती है, सवाल जवाब ज्यादा बढ़ने लगते हैं, तब प्रीति जो है अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। इसलिए उसने फोन पर जो अपना देवर राजू होता है, जिससे वह राजू कहकर पुकारती थी, उससे कहकर एक सुपारी किलर से बात करती है, और वह अपनी ही मांग की सिंदूर को हमेशा हमेशा के लिए उजाड़ने के लिए सुपारी किलर से सौदा करती है। और यह सौदा 1 लाख रुपए में तय होता है, और वह 1 लाख रुपए में अपनी मांग के सिंदूर को भी उजाड़ने को तैयार हो जाती है, और उस सुपारी किलर को एडवांस में 20,000 रुपए भी दे देती है। अब बारी थी उस रात की, जब ड्यूटी से पप्पू गुप्ता घर लौटे। प्रीति 26 जुलाई की तारीख को खुद को विधवा करने की तारीख मुकर्रर करती है, यानी एक शादीशुदा महिला ने मांग से सिंदूर को हमेशा के लिए हटाने के लिए खुद ही अपने पति की सुपारी दी। अब तय तारीख पर ड्यूटी पूरी करके पप्पू गुप्ता अपने घर वापस लौट रहे थे, और फिर वह बीवी को कॉल करते हैं और वह बताते हैं कि जब वो घर लौट रहे थे, पर उन्हें क्या पता था कि वह अपनी पत्नी को खुद से ही अपनी मौत की सूचना दे रहे हैं। इधर पत्नी प्रीति जो होती है, वह तुरंत अपने प्रेमी देवर राजू को यह जानकारी देती है। पहले से कई 100 किलोमीटर दूर का रास्ता तय करके किशनगंज आए 3-4 सुपारी किलर एक जगह पर मौजूद थे, और
जैसे ही पप्पू गुप्ता वहां पहुंचा है तो उसको रोका जाता है और उसके गोली मार दी जाती है। खून से लहूलुहान होकर जो पप्पू गुप्ता होता है वह वहां गिर जाता है और मरने से पहले आखिरी बचने की उम्मीद से वह अपनी बीवी को फोन करता है कि शायद उसकी बीवी तो उसको वहां आकर बचा ही लेगी या कोई ना कोई बचाने के लिए और कोई जतन करेगी। इसलिए वह अपनी पत्नी को फोन करता है और बताता है कि मुझे गोली लगी है, मुझे बचा लो। पर बीवी तो बेवफा थी, उसने पुलिस या अस्पताल में फोन करने की जगह अपने प्रेमी राजू जो उसका देवर था उसको फोन मिलाया और उसे खूब जमकर फटकार लगाई और कहा कि अभी मेरा पति जिंदा है, इतने पैसे खर्च करने का क्या फायदा अगर उसकी जान ना निकली। जिंदा पति की आवाज सुनते ही राजू ने तुरंत जो सुपारी किलर हायर किए थे उनको फोन करता है और बताता है कि वह बचना नहीं चाहिए, अगर वह बच गया तो हम लोगों की आफत हो जाएगी। और जब सुपारी किलर के पास राजू का फोन आता है, वह बताता है कि उसने जिसकी सुपारी दी थी वह जिंदा है, तो सुपारी किलर भी तुरंत वहां से वापस लौटते हैं और अपनी गाड़ी को वापस मोड़ते हैं और फिर उसी स्थान पर पहुंचते हैं जहां मदद की आस में पप्पू गुप्ता चीखे जा रहा था और बार बार दर्द से चीख रहा था। पर अब इन किलर के पास गोली नहीं बची थी, गोलियां इनकी खत्म हो गई थी। इसलिए वह चाकू निकालते हैं और उस पर चाकू से तब तक हमला करते हैं जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती है और धीरे धीरे दगद दगद कर उसके प्राण निकाल दिए जाते हैं। अब किशनगंज की जो पुलिस होती है वह इस खूनी खेल का खुलासा करती है और जो घटना वाले दिन जो उसकी पत्नी होती है वह अस्पताल में दहाड़े मार मार कर अपने पति के लिए रो रही होती है कि अब उसकी जिंदगी का कौन सहारा होगा और वह घड़ियाली आंसू निकाल रही होती है। उसी घड़ियाली आंसू निकालने वाली प्रीति गुप्ता को और उसका जो प्रेमी होता है राजकुमार गुप्ता उर्फ राजू और एक सुपारी किलर को पुलिस गिरफ्तार करके इस पूरी घटना का खुलासा कर देती है। अब आप ही बताइए इन दोनों को क्या सजा मिलनी चाहिए कि किस तरीके से एक पत्नी सिर्फ और सिर्फ अपनी जिस्म की प्यास को बुझाने के लिए अपने पति तक को भी नहीं छोड़ती है और अपने सुहाग को उजाड़ देती है। तो कल इसी समय हम आपको एक नई सच्ची कहानी के साथ रूबरू होंगे। तब तक आपके पास अगर कोई कहानी है तो आप भी हमारे इंस्टाग्राम पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।